हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ 7 टेक्निक्स पढ़ी थी जिनकी मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते थे, और आज के इस सेशन में हम फिर से कुछ टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि अगेन हेल्पफुल रहेंगी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम आ जाते हैं अपने इस सेशन के ऊपर और जल्दी से अपनी फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक को भी कर लेते हैं स्टार्ट। भाई आज के इस सेशन की तो फर्स्ट ही हुई ना सेपरेशन टेक्निक। चलो तो अब हम कौन सी टेक्निक पढ़ेंगे? डिस्टिलेशन। देखा जाए तो डिस्टिलेशन एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। भाई प्रीवियस सेशन में हमने अभी तक जो भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं, उनके कंपैरिजन में ये टेक्निक डिस्टिलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ऐसा क्यों? तो देखो, अभी तक हमारे पास जो भी मिक्सचर्स आते थे उन मिक्सचर्स में आप बोल सकते हो कि मोस्टली 2 कंपोनेंट्स होते थे। उन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट सॉलिड होता था और दूसरा लिक्विड। तो सॉलिड कंपोनेंट जा करके लिक्विड कंपोनेंट में डिसॉल्व हो जाता था। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है और उस पानी में हमने शक्कर ऐड कर दी है या हमने नमक ऐड कर दिया है, तो हुआ क्या कि आपके पास एक मिक्सचर रेडी हो चुका है। उस मिक्सचर में आपके पास पानी एक लिक्विड कंपोनेंट है और नमक या शक्कर एक सॉलिड कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब इन दोनों ही कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते थे? सिंपल अपनी इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करते थे, या हमने इंक का भी एग्जांपल लिया था कि इंक में क्या होता है कि पानी में कुछ कलर या डाई आकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो उस कलर या डाई को पानी से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते थे? इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो सॉलिड कंपोनेंट है वो लिक्विड कंपोनेंट में जाकर के डिसॉल्व नहीं होता था। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, उसमें चूना पड़ा हुआ है, पानी में हम बोलते हैं कि रेत पड़ी हुई है, सैंड पड़ी हुई है। तो अब ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। प्रीवियस सेशन में हमारे पास एक और मिक्सचर आया था जिसमें कि दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे होते थे? लिक्विड होते थे। लेकिन ये दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स आपस में कैसे रहते थे? इमिसिबल, यानी कि इन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं रहती थी। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वाटर। वैसे तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, लेकिन हमने केरोसिन ऑयल का एग्जाम्पल लेकर के टेक्निक पढ़ी थी, है ना। तो केरोसिन ऑयल और पानी ये दोनों ही कैसे हैं? इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो इनको आपस से सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते थे, है ना। लेकिन आज मुसीबत ये हुई है कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आया है जिस मिक्सचर को बनाने के लिए दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे आए हैं? लिक्विड आए हैं। और एक और बड़ी मुसीबत आई है कि ये दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स आपस में कैसे हैं? मिक्सेबल हैं। यानी कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स आपस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भाई इन दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड कंपोनेंट्स को आपस से सेपरेट कैसे किया जा सके। तो इसके लिए आती है कौन सी प्रोसेस? डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखो इसमें होता क्या है। This technique is commonly applied for the separation of a mixture of liquid components having a sufficient difference in boiling point. देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि हम 2 मिक्सेबल लिक्विड्स को क्या कर रहे हैं? आपस से सेपरेट कर रहे हैं डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन डिस्टिलेशन जो टेक्निक है ये भी तो किसी ना किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती होगी। इसको भी आप बोल सकते हो कि एक मुद्दा चाहिए है, एक पॉइंट चाहिए है, और उसी पॉइंट को पकड़ करके ये क्या कर सकती है? मिक्सचर के दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स को आपस से सेपरेट कर सकती है। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस।
भाई दोनों ही लिक्विड्स हैं, हर एक लिक्विड के पास अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम बेसिकली डिस्टिलेशन टेक्निक हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आया है जिसको बनाने के लिए जो दो लिक्विड कंपोनेंट्स लगे हैं उन दोनों ही लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 30 केल्विन से लेकर के 50 केल्विन के बीच का हो, या एटलीस्ट 25 केल्विन तो होना ही चाहिए। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, एटलीस्ट 25 केल्विन का, इसी पॉइंट को उठा करके डिस्टिलेशन की टेक्निक लगा दी जाती है। कैसे, चलो देखते हैं। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स दस प्रोड्यूस्ड बाय कूलिंग। यानी कि डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम लिक्विड को सबसे पहले तो गर्म करते हैं और उसकी वेपर्स बनाते हैं। वेपर्स जब बन जाती हैं तो उन वेपर्स को फिर हम कंडेंस करते हैं ताकि वेपर्स कन्वर्ट हो जाएं किस में, आप बोल सकते हो कि दोबारा से लिक्विड में। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोनेंट वेपोराइजेज फर्स्ट। भाई आप दो लिक्विड ले रहे हो ना, तो दोनों लिक्विड्स में से वो वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, कम होता है, वो पहले वेपोराइज होता है, यानी कि उसकी वेपर्स पहले बन जाती हैं। फिर इसके बाद में उन वेपर्स को हम कंडेंस कराते हैं ताकि वो वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और फिर उस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The separation of the liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling points. The more volatile component distills over first and while the less volatile component distills over afterwards. मैंने आपको previous session में वॉलेटाइल वर्ड का मतलब समझाया था कि अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास एक कंपोनेंट कैसा है वॉलेटाइल, इसका मतलब क्या कि वो कंपोनेंट बहुत ही रेडिली अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो कंपोनेंट है वो अपने सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है ना, तो वो बहुत ही जल्दी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या कि वो सब्सटेंस अपने सॉलिड या लिक्विड स्टेट से आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। अब एक काम करते हैं ना, बहुत होगी पंचायत, अब हम इस टेक्निक को प्रॉपर आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो हमको मिक्सचर बनवाना पड़ेगा, तब जा करके तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो मिक्सचर आया है वो किसका है? एसीटोन का है और वाटर का है। तो पानी तो आप सभी ने देखा है, क्या आपने एसीटोन को देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा। नेल पॉलिश रिमूवर देखा ही होगा आप लोगों ने। उस नेल पॉलिश रिमूवर में होता क्या है? एसीटोन ही होता है। तो अगर आपकी ममा घर पे आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दे तो एक काम करना, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, और उस 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच ही नेल पॉलिश रिमूवर डाल देना। दिखने में लुक वाइज एसीटोन और पानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हाँ एसीटोन की आप बोल सकते हो कि एक अलग सी स्मेल होती है जो कि पानी में नहीं होती। लेकिन जब ये एसीटोन और पानी मिल जाते हैं तो फिर भाई इनको आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें एसीटोन कहाँ है और पानी कहाँ है, क्योंकि इनकी मिक्सिंग इतनी बढ़िया होती है, इतनी प्रॉपर होती है। लेकिन हाँ, ये जो मिक्सचर बना है दो लिक्विड कंपोनेंट्स का, इसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ना, लेकिन उसको हम केल्विन में कैसे लिख सकते हैं? तो 273 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 373। तो पानी का आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कितना आ चुका है? 373 केल्विन आ चुका है। अगर हम बात करेंगे एसीटोन की, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो होता है 329 केल्विन। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से जो है ना चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 329 केल्विन के अराउंड ही होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास अब एक प्रॉपर मिक्सचर आ चुका है जिसको बनाने के लिए दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स लगे हैं, और दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आप बोल सकते हो कि 25 केल्विन तो मिनिमम है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको पूरा पहले अपैरेटस समझा देती हूँ कि हमारे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके नीचे क्या लगा के रखा है? हमने बर्नर लगा करके रखा है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम अपना जो फ्लास्क है वो रखेंगे।
फ्लास्क में ही हम अल्टीमेटली मिक्सचर डालने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मतलब ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे आपको एक क्लैंप दिखाई दे रहा होगा, इस क्लैंप से हम क्या करेंगे अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क को अटैच करके रखेंगे, फंसा करके रखेंगे। इसके अलावा डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ है उसको हम सील कर देते हैं, कैसे, एक कॉर्क लगा करके। और हाँ, हम इसमें थर्मामीटर भी डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमें दोनों ही लिक्विड्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स ना। तो बॉइलिंग पॉइंट्स को नापने के लिए हमको क्या मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे कब कौन सा लिक्विड जा रहा है ये चेक करने के लिए हमको टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर कैसे पता होगा? जब हमारे पास थर्मामीटर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम क्या करते हैं, एक ये पतली सी ग्लास की ट्यूब जो है हम अटैच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम बेसिकली लिक्विड कंपोनेंट्स को बॉईल करवाने वाले हैं, उनकी वेपर्स बनवाने वाले हैं। तो इन वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब अटैच कर देते हैं। जो भी वेपर्स होंगी वो इसी ट्यूब में आएंगी। इस ट्यूब के एंड में हम क्या रखते हैं, एक बीकर रखते हैं, जहाँ पे हम अल्टीमेटली अपने लिक्विड कंपोनेंट को कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस ट्यूब में आ कौन रही है, वेपर्स रही हैं, और यहाँ पे हमको लिक्विड ही कलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्यूब में जो भी वेपर्स आ रही हैं उन वेपर्स को रास्ते में ही कंडेंस करवाना पड़ेगा, तब जाकर के ट्यूब के एंड में वेपर्स कंडेंस होंगी और लिक्विड आपको मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाटर कंडेंसर लगा देते हैं। वाटर कंडेंसर में आप देख सकते हो कि एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट से क्या होता है, ठंडा ठंडा पानी जाता है, और आउटलेट से गरम गरम पानी बाहर निकलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब वेपर्स बनती हैं किसी लिक्विड की तो वो बहुत ही गर्म होती हैं। तो जब गरम गरम वेपर्स यहाँ आएंगी तो उनको वाटर कंडेंसर जो लगा होगा ट्यूब के अराउंड, वहाँ पे उनको ठंडा पानी मिलेगा, यानी कि टेम्परेचर वेपर्स को यहाँ पे क्या होने वाला है, कम मिलने वाला है। तो जैसे ही वेपर्स को रियलाइज़ होगा कि यार यहाँ पे तो वातावरण काफ़ी ठंडा है, एक काम करते हैं कंडेंस हो जाते हैं, तो वेपर्स क्या हो जाएंगी, एनर्जी रिलीज़ करके कंडेंस हो जाएंगी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये जो एनर्जी वो रिलीज़ कर रही है कहाँ जाएगी, वाटर कंडेंसर में जो पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी, उसी पानी में जाकर के मिल जाएंगी, जिसके कारण जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें स्कूल जाना होता है, हम लेट हो रहे होते हैं, और हमारी मतलब आदत होती है रोज़ की कि हम एक गिलास दूध पी करके जाते हैं। अब लेट हो रहे हैं तो मम्मी ने दूध का गिलास दे तो दिया, लेकिन वो दूध कैसा है, बहुत ही गर्म है। तो हम क्या बोलते हैं मम्मा से कि मम्मा इसको ठंडा कर दो। तो मम्मा ठंडा कैसे करती हैं, एक कंटेनर में पानी डालती हैं और उसमें दूध का गिलास रख देती हैं। तो कंटेनर में जो भी पानी भरा हुआ है उस ठंडे पानी से जो दूध है अंदर का वो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो तो ठंडा हुआ है लेकिन आसपास का जो पानी है वो गर्म हो जाता है ना। तो कुछ इसी तरीके से जो भी वेपर्स आ रही हैं वो एनर्जी रिलीज करके कंडेंस होंगी, राइट। तो आसपास का जो पानी होगा वो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी से वो गर्म होने वाला है। अब अगर इस वाटर कंडेंसर का जो पानी है जो कि गर्म हो चुका है, अगर इस गर्म पानी को हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, वेपर्स आती जाएंगी और वो कंडेंस होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास का जो पानी है वाटर कंडेंसर का वो तो खुद ही गर्म है, तो वो क्या कंडेंस करवाएगा, वाटर लिक्विड की वेपर्स को, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे वाटर आउटलेट लगा होता है कि जो भी पानी गर्म हो रहा है वो बाहर निकलता जाएगा, और एट द सेम टाइम जो ठंडा ठंडा पानी है वो वापस से वाटर कंडेंसर में आता जाएगा, ताकि जो भी वेपर्स आ रही हैं वो सब की सब कंडेंस हो जाएं। एक भी आप बोल सकते हो कि हम चांस ना छोड़ें कि जो वेपर्स हैं वो बिना कंडेंस हुई निकल गई हैं ट्यूब के एंड से, ठीक है। तो ये पूरा पैरेटस मैंने आपको समझा दिया है। अब टेक्निक बहुत ही सिंपल होती है कि हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, और उसके नीचे हम बर्नर लगाते हैं और उसको हम जला देते हैं। तो बर्नर से, अच्छा मिक्सचर हमने कौन सा लिया है, एसीटोन और पानी का लिया है, बॉइलिंग पॉइंट्स वहाँ पे दोनों के लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, मिक्सचर जो है वो हमारा अब गर्म होना शुरू कर चुका है। तो हम थर्मामीटर की बार बार रीडिंग देखते रहेंगे कि जैसे ही हमने फ्लेम स्टार्ट करी, फ्लेम से जो भी हीट निकली है उस हीट से जो मिक्सचर लिया है हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में, अब वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसके कारण जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन हुआ क्या, एक ऐसा टेम्परेचर आया जहाँ पे जाकर के जो टेम्परेचर है अब वो राइज नहीं कर रहा है। और वो टेम्परेचर कौन सा है भाई, इसी के लिए तो हमको क्या चाहिए, थर्मामीटर चाहिए ना, क्योंकि हमको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स से ही मतलब है। तो हमें टेम्परेचर की रीडिंग प्रॉपर्ली नोट करते रहना पड़ेगी, जिसके लिए हमें थर्मामीटर एसेंशियली रिक्वायर्ड है। तो हुआ क्या कि अच्छा खासा हम अपने मिक्सचर को हीट कर रहे थे और थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब एक ऐसा टेम्परेचर आया, एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे आकर के टेम्परेचर आगे थर्मामीटर का इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट
उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आपको फ्लास्क में कुछ वेपर्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो तुरंत जाकर के आपने थर्मामीटर में चेक किया कि भाई ये कौन सा टेम्परेचर आया है, तो वो टेम्परेचर आया है 329 केल्विन। कौन सा आया टेम्परेचर, तो 329 केल्विन। जैसे ही 329 केल्विन टेम्परेचर आया, तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जली कि यार ये तो एसीटोन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो हो सकता है कि ये जो हमें फ्लास्क में वेपर्स बनती हुई नजर आ रही हैं वो वेपर्स किसकी हो, एसीटोन की ही हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग हमने बंद करी नहीं है। हीटिंग आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली चली रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है थर्मामीटर को वो राइज नहीं हो रहा है, वो अभी इतना का इतना बना हुआ है, 399 केल्विन ही बना हुआ है। और हम ये भी देखते जा रहे हैं कि वेपर्स जो है बनती जा रही हैं। अब वो वेपर्स ऑब्वियस सी बात है एयर में तो जा नहीं सकती हैं भाग करके, वो कहाँ जाएंगी, इसी ट्यूब में जाएंगी। वो वेपर्स जा रही हैं इस ट्यूब में, जाती गई और कहाँ पहुँच गई, वाटर कंडेंसर में पहुँच गई। जैसे ही वो वाटर कंडेंसर में पहुँची, वाटर कंडेंसर के पानी ने क्या करा, उन वेपर्स को कंडेंस करवा दिया। यानी कि अब वो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो चुकी हैं लिक्विड में, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड एसीटोन को कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक कि इस मिक्सचर में आपने जो भी एसीटोन लिया था वो पूरा का पूरा एसीटोन जब तक वेपोराइज नहीं हो जाएगा तब तक की ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। एक बार जैसे ही पूरा का पूरा एसीटोन क्या हो गया, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तब हम देखेंगे कि अब जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो इंक्रीज फिर से करने लग गया। पहले नहीं कर रहा था, याद करो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि जब तक एक लिक्विड पूरा का पूरा अपनी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अब पूरा का पूरा जो एसीटोन है वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से हमने देखा कि थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ने लगा, बढ़ता गया और अल्टीमेटली एक और ऐसा पॉइंट आया जहां पे जाकर के टेम्परेचर बढ़ना फिर से बंद हो गया। हमने तुरंत जाकर के थर्मामीटर की रीडिंग चेक करी कि भाई अब कौन सा टेम्परेचर आया है, तो वो आया हुआ था 373 केल्विन, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था। भाई मिक्सचर में आपने एसीटोन और पानी दोनों लिया था ना, तो एसीटोन तो आपने ये वाले बीकर में कलेक्ट कर लिया है। अब इसको हटा करके हम क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर लेकर के आ जाएंगे। ये अपना पुराना वाला बीकर है एसीटोन का, और इसकी जगह पे हम एक नया वाला बीकर लेकर के आ जाएंगे। अब जैसे ही 373 केल्विन टेम्परेचर आया, फिर से हमें फ्लास्क में कुछ वेपर्स बनती हुई नजर आने लगी। तो अब हम इतने प्रो हो चुके हैं कि हमें समझ में आने लगा है कि भाई दो ही तो चीज़ें थी मिक्सचर में, एक एसीटोन और दूसरा पानी। एसीटोन को तो हमने क्या करा है, सेपरेट कर लिया है, अब बचा क्या, पानी। तो जो भी वेपर्स बनी होंगी वो डेफिनेटली किसकी होंगी, पानी की ही होंगी। तो पानी की वेपर्स बनी, वो यहाँ गई, कंडेंस हुई और कंडेंस होकर के लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो गई, और जिसको कि हमने एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लिया। तो जो हमसे गलती हो गई थी पानी और एसीटोन को मिक्स करने की, अब उस गलती को हमने क्या कर लिया है, सुधार लिया है। कैसे, तो पानी को अलग कर लिया है और एसीटोन को अलग कर लिया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास जो दो लिक्विड कंपोनेंट्स थे, उन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स में पहले कौन किसका डिस्टिलेशन हुआ, तो उस वाले कंपोनेंट का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, कम था। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम था, तो पहले वेपर्स उसकी बनी, पहले वेपोराइज वो हुआ, और इसके बाद में फिर कौन हुआ, पानी हुआ। आई बात समझ में। तो भाई आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम एसीटोन की जो बॉटल है, नेल पॉलिश रिमूवर की जो बॉटल है, अगर हमने उसको प्रॉपर्ली कैप लगा करके नहीं रखी तो पूरा का पूरा जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, वो एक दिन में क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, उड़ जाता है। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, और पानी का आप देख सकते हो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। आई बात समझ में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या, डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है, अब डिस्टिलेशन टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन ये तब तक इंटरेस्टिंग होती है जब तक दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो एटलीस्ट 25 केल्विन तो हो ही। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा लिक्विड आया है हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आया है जिसमें कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना, वो 25 केल्विन से कम है। तो अब आप ऐसे दो लिक्विड कंपोनेंट्स को आपस से सेपरेट कैसे करोगे, डिस्टिलेशन से? नहीं, यहाँ पे अब हम डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? पहले ही बता दिया था मैंने यहाँ पे आपको कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस को करने के लिए
एटलीस्ट इतना डिफरेंस तो बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में होना ही चाहिए। अब अगर डिफरेंस इससे कम हो गया है तो अब डिस्टिलेशन से बात नहीं बनेगी। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि डिस्टिलेशन आप करवा सकते हो, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो लिक्विड तो वेपराइज हो ही जाएगा, लेकिन क्योंकि दूसरे वाले लिक्विड कंपोनेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले वाले लिक्विड कंपोनेंट के पास ही है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर दो लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अगर 25 केल्विन से कम है तो यहाँ पे हम डिस्टिलेशन की टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमने हीट करना शुरू करा और दो लिक्विड कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा तो वो वाला लिक्विड तो वेपोराइज करेगा ही, साथ ही साथ जो दूसरा वाला लिक्विड है वो भी लगे हाथ क्या करेगा, वेपोराइज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहले वाले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के करीब ही है। तो एक तो करेगा ही, दूसरा भी वेपोराइज करने लगेगा, यानी कि जो भी आपके पास वेपर्स मिलेंगी ना वो अगेन क्या होंगी, दोनों ही लिक्विड्स की आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे तो हम डिस्टिलेशन कर रहे थे ताकि दोनों लिक्विड्स क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दोनों के दोनों जो लिक्विड हैं वो एक साथ क्या कर रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं, तो मुसीबत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डिस्टिलेशन तो हम लगाएंगे, अभी भी छोड़ेंगे नहीं डिस्टिलेशन को, लेकिन डिस्टिलेशन का एक एडवांस्ड फॉर्म हम लगा देंगे जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इसके साथ ही डिस्टिलेशन का जो टेक्निक है वो होती है खत्म, और अब हम आ जाते हैं अपनी एक और नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक के ऊपर, जो कि कौन सी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन वी गेट वेपर्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि अगर लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है अगर वो 25 केल्विन से कम है तो हमें सेम टेम्परेचर पे दोनों ही लिक्विड की वेपर्स मिलने वाली हैं। As a result, both the liquids of the mixture will distill together and the separations cannot be achieved. दोनों ही liquids एक साथ क्या होंगे, डिस्टिल होंगे, जिसके कारण जो उनके बीच का सेपरेशन है वो अचीव नहीं हो पाएगा। The separation of such a liquid mixture into individual components can, however, be achieved by fractional distillation, which involves repeated distillations and condensation. अगर आप बोल रहे हो कि मतलब आपके दिमाग में ये डेफिनेटली आया होगा कि मैम अगर आप ये बोल रहे हो कि हम डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं ऐसे केस में, लेकिन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं, तो फिर इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रिपीटेड डिस्टिलेशन होते हैं और कंडेंसेशन होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्टिलेशन समझाया, तो उसमें क्या हो रहा था, एक बार लिक्विड की वेपर्स बन रही थी एक लिक्विड कंपोनेंट की, और वही वेपर्स क्या हो रही थी, एक बार में कंडेंस हो रही थी, है ना। जैसे कि हमने एसीटोन और पानी का मिक्सचर लिया था, तो एक बार ही एसीटोन की वेपर्स क्या होंगी, बनेंगी, और एक बार में ही सभी के सभी वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो यहाँ पे एक लिक्विड की वेपर्स बार बार बनती हैं, बार बार कंडेंस होती हैं, फिर बनेंगी, फिर कंडेंस होंगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रिपीटेड आप बोल सकते हो कि वेपोराइजेशन होता है ना, डिस्टिलेशन होते हैं, कंडेंसेशन होता है, ये बार बार चलता रहता है, जिसके कारण फाइनली दोनों ही हम लिक्विड कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, या इसको हम फ्रैक्शनल कॉलम भी बोल सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें एक एडवांस्ड लेवल का डिस्टिलेशन करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, या उसको हम फ्रैक्शनल कॉलम भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब होती है ना, और इस लंबी सी ग्लास ट्यूब में विद अ वाइड बोर पैक्ड विद ग्लास बीड्स और स्मॉल स्टोन्स, या आप बोल सकते हो कि पोर्सिलिन पीसेस होते हैं। तो बेसिकली जो हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में, वो क्या होता है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम, जो कि एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब होती है, जो कि जिसमें कि छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, या ग्लास बीड्स होती हैं, या आप बोल सकते हो कि पोर्सिलिन पीसेस होते हैं। एक्चुअल पर्पस क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, इज टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया टू प्रोवाइड हर्डल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस टू द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड। कि हम क्या कर रहे हैं, देखो टेक्निक अपनी वही रहेगी
कि हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करेंगे, मिक्सचर को रख करके हीट करेंगे ताकि मिक्सचर में जितने भी लिक्विड कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड कंपोनेंट्स क्या करें, वेपराइज करें, उनकी वेपर्स बने। लेकिन ये जो वेपर्स बन रही है ना एक लिक्विड कंपोनेंट की, इन वेपर्स को अब हम डायरेक्टली कंडेंसर में, वाटर कंडेंसर में कंडेंस नहीं करवाएंगे। अब इन वेपर्स को सबसे पहले भेजा जाता है कहाँ पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो जितनी भी वेपर्स बनती हैं किसी एक लिक्विड कंपोनेंट की, वो सभी की सभी वेपर्स कहाँ जाती हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो सपोज ग्लास बीड्स जो भरी हुई हैं, उन ग्लास बीड्स में लिक्विड कंपोनेंट की वेपर्स एंटर करती हैं। तो होता क्या है, वहां पे जाकर के वेपर्स को रियलाइज होता है कि यार यहाँ पे तो टेम्परेचर काफी कैसा है, कम है। तो यहाँ वहां पे जाकर के जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाती हैं। तो बेसिकली जो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ले रहे हैं उसका पर्पस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि वो कूलिंग का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा रहा है ताकि एक रुकावट पैदा हो सके असेंडिंग वेपर्स में के रास्ते में और डिसेंडिंग लिक्विड के रास्ते में। अब आप बोल रहे हो कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। चलो ठीक है, हम सीधे से आ जाते हैं कहाँ, अपने एग्जाम्पल के ऊपर, अपने एग्जाम्पल मिक्सचर के ऊपर। ठीक है, सो वी टेक अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, इथेनॉल एंड वाटर, ऑफ विच इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल एंड देन वाटर। तो बेसिकली अब जो हमने मिक्सचर लिया है वो किसका है, अगेन दो लिक्विड कंपोनेंट्स का ही मिक्सचर है। एक लिक्विड क्या है, इथेनॉल है, और दूसरा क्या है, पानी है। ठीक है ना। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप सबको पता है कितना होता है, 373 केल्विन होता है। और जो इथेनॉल है इसका बीपी कितना है, 351 केल्विन है। और दोनों में ही जो इथेनॉल है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होता है पानी के कंपेरिजन में। तो आप देख सकते हो कि जो आपने दोनों लिक्विड कॉम्पोनेंट्स लिए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है ना। Now, when such a liquid mixture is heated, the temperature rises slowly and the mixture starts boiling. अब जब इस मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे से बढ़ेगा और जो मिक्सचर है वो बॉयल होने लग जाएगा। The vapors formed mainly consist of more volatile liquid, that is ethanol, with little of the less volatile liquid, that is water. अब हुआ क्या, देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये पूरा अपैरेटस है, इसको आप ध्यान से देखोगे सब कुछ सेम है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को अब हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। ये क्या है, पूरा का पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा अपैरेटस एकदम एक जैसा है। बर्नर है, स्टैंड है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, ये ट्यूब लगा करके हमने रखी है, वाटर कंडेंसर है, सब कुछ एज इट इज है। बस यहाँ पे हमने क्या करा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क को कनेक्ट करके रखा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। और आप देख सकते हो कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत सारी क्या भरी हुई हैं, ग्लास की बीड्स भरी हुई हैं। क्या भरी हुई हैं, ग्लास की बीड्स। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हमने फिर फर्दर कनेक्ट किया हुआ है टेम्परेचर से और इस वाली ग्लास ट्यूब से, ताकि जो भी वेपर्स आएंगी उनको फिर आगे जा करके वाटर कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कराया जा सके और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्योर लिक्विड कंपोनेंट को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, इथेनॉल का है और पानी का है। तो हमने अपने मिक्सचर को गर्म करना क्या करा है, शुरू किया है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और जो मिक्सचर है वो बॉईल होने लग जाएगा। अब जैसा कि हमको पता है कि इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर है, इन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है ना। तो हुआ क्या, सपोज टेम्परेचर कितना हो चुका है, 351 केल्विन हो चुका है। ये 351 केल्विन टेम्परेचर क्या है, ये है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही इतना टेम्परेचर आया, इथेनॉल का, अब क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है तो वो तो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा ना, उसका तो वेपराइजेशन होगा ही। तो इथेनॉल की बेसिकली जो वेपर्स हैं वो अब बनने लग जाती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक मुसीबत की बात है, वो ये है कि इथेनॉल के साथ जो पानी पड़ा हुआ है ना, उस पानी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस टेम्परेचर के आसपास ही है। कितना है, 373 केल्विन के आसपास ही है ना। मतलब ये जो है टेम्परेचर इसके आसपास ही तो है। तो जैसे ही इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इथेनॉल तो वेपोराइज करेगा ही साथ जो पानी है वो बेवजह सुपर एक्साइटेड होकर के उसकी भी वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि पानी की भी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। हाँ, आप बोल सकते हो कि वेपर्स
जो बनेंगी पानी की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अभी पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, लेकिन वेपर्स बनना तो शुरू हो जाएंगी, थोड़ी बहुत वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो वेपर्स हैं ये ऊपर उठेंगी, मतलब इथेनॉल की जो वेपर्स है वो तो ऊपर उठेंगी ही, साथ ही साथ जो पीछे पानी पड़ा हुआ है उसकी भी वेपर्स क्या होंगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। तो ऊपर उठ के जाएंगी कहाँ, वो जाने वाली हैं इसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये जो ग्लास बीड्स भरी हुई है ना, इन ग्लास बीड्स के अंदर क्या होने वाला है, मतलब ग्लास बीड्स के अंदर नहीं, ग्लास बीड्स के बीच में जो जगह होगी, जो स्पेसेस होंगी ना, उनके बीच में जो वेपर्स हैं वो जाने वाली हैं। ठीक है, तो इथेनॉल की वेपर्स तो ऐसे 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 करके चली गई। अब क्योंकि आप बोल सकते हो कि ग्लास बीड्स या इस पूरे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है, कूलिंग का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देना। तो जैसे ही इथेनॉल की वेपर्स जाएंगी इन ग्लास बीड्स के बीच में, उनको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, क्यों ना हम कंडेंस हो जाएं। तो वो तो थोड़ी बहुत कंडेंस होंगी, है ना, लेकिन उनके कंडेंस होने के पहले होगा क्या, भाई इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, तो जितना भी इथेनॉल आपने इस मिक्सचर में लिया है वो तो पूरा का पूरा वेपराइज होगा ना। तो नीचे से क्या होने वाला है, और इथेनॉल की वेपर्स आने वाली हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑलरेडी इथेनॉल की वेपर्स थी, अब नीचे से क्या हो रहा है, लगातार इथेनॉल की वेपर्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। थोड़ी बहुत इथेनॉल की जो वेपर्स हैं वो दोबारा से आप बोल रहे हो कि नीचे गिर रही हैं। क्यों नीचे गिर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा करके रखा है वहाँ पे कूलिंग का सरफेस एरिया बढ़ गया है, जिसके कारण वो कंडेंस होकर के दोबारा से वो नीचे जा रही है। लेकिन सब की सब नीचे नहीं चली जाएंगी, मेजॉरिटी इथेनॉल की वेपर्स क्या होंगी, वो ऊपर ही ऊपर जाती रहेंगी, कुछ थोड़ी बहुत, एकदम थोड़ी बहुत कंडेंस होकर के नीचे गिरेंगी वेपर्स, है ना। अच्छा, मतलब कंडेंस होकर नीचे गिर रही है मतलब क्या, कि लिक्विड इथेनॉल ही गिरेगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत ही इथेनॉल नीचे वापस आएगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको अभी अभी बताया था ये वाला पॉइंट, देखो कहाँ गया, कि एक्चुअल पर्पस क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना फॉर द कूलिंग पर्पस एंड टू प्रोवाइड हर्डल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस टू द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड। भाई वेपर्स, इथेनॉल की वेपर्स जो थोड़ी बहुत कंडेंस हो चुकी हैं लिक्विड इथेनॉल में, अब वो लिक्विड इथेनॉल तो नीचे गिरेगा ही ना, लेकिन उस डिसेंडिंग लिक्विड के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रही है कौन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ग्लास बीड्स। मतलब ग्लास बीड्स नहीं चाहती हैं कि जो लिक्विड इथेनॉल है वो वापस नीचे चला जाए, तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हैं। आई बात समझ में। लेकिन इन सब के चक्कर में पता है क्या होने वाला है, जो पानी है ना उसकी बैंड बजने वाली है। ऐसा क्यों, देखो अगर पानी चुपचाप बैठा होता कि मैं तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आने का इंतजार करूंगा, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि पानी क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आया भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो पानी है उसकी वेपर्स बनने लग गई। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास किसी फंक्शन में, किसी कॉन्सर्ट में जाने के पासेस होते हैं, वो तो बड़े अच्छे से जो है ना कि देखो हमारे पास पासेस हैं, हमारी एंट्री तो यहाँ पे अलाउड है, वो तो मस्त जो है ना अपने जो एंट्री पास है वो दिखा करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास एंट्री पास नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, छुप छुप के जाते हैं, और उनको डर लगा रहता है कि अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमारे पास पासेस तो है ही नहीं, तो हम पकड़े जाएंगे और फिर बेइज्जती करके भगा दिया जाएगा, हो सकता है कि पनिशमेंट भी मिल जाए, है ना। तो जिनके पास ऑलरेडी पास है वो बिना किसी डर के बढ़िया बिंदास तरीके से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिनके पास पास नहीं है वो क्या करेंगे, डरते 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 आगे बढ़ेंगे कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। यही काम किसका होने वाला है, यही हाल किसका होने वाला है, पानी की वेपर्स का, कि उनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा नहीं था लेकिन फिर भी वेपर्स बनने लगी, और उनने सोचा कि यार इथेनॉल की वेपर्स तो जा ही रही हैं, चलो इनके साथ ही साथ हम भी जो है ना ऊपर निकाल लेते हैं। तो होगा क्या, इथेनॉल की वेपर्स के साथ साथ कुछ पानी की वेपर्स भी क्या करेंगी, ऊपर उठने की कोशिश करेंगी। ऊपर तो उठेंगी पानी की वेपर्स, लेकिन वो जाएंगी कहाँ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जैसे ही वो गई, उनको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो टेम्परेचर कैसा है, कम है। ग्लास बीड्स जो भरी हुई हैं उनके बीच में जैसे ही
वाटर वेपर्स गई तो वहाँ पे उनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो गई, फिर से पानी बन गया, और ये पानी क्या होगा, धड़ाक से नीचे आकर के गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है, क्योंकि अभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत वेपर्स बन रही थी, वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। किसने रोका, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने रोक दिया। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो इथेनॉल की भी वेपर्स को कंडेंस होकर के नीचे एकदम से गिर जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गिरी, वो इसलिए नहीं गिरी क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था। तो बॉइलिंग पॉइंट आने से हुआ क्या, धड़ाधड़ वेपर्स बनती जा रही थी। तो वेपर्स बन रही हैं, ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे से ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे से ऊपर जा रही हैं, बनती जा रही हैं। उनका तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है ना। और प्लस जो थोड़ी बहुत इथेनॉल की वेपर्स कंडेंस होकर के नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी, लिक्विड इथेनॉल, उनको ग्लास बीड्स क्या कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी कि भाई आपका तो ये बॉइलिंग पॉइंट ही है ना, आपको तो ऊपर आगे जाना है, आप कहाँ यहाँ पे नीचे दोबारा गिर रही हो आकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेपर्स बनी इथेनॉल की, ऊपर गई, थोड़ी सी कंडेंस होकर के दोबारा से नीचे आ गई। हीटिंग तो हमने बंद करी नहीं है, हीटिंग लगातार चली रही है। फिर क्या होगा, फिर से वेपर्स बनेंगी, ऊपर जाएंगी और थोड़ी बहुत कंडेंस होकर के फिर से नीचे गिर जाएंगी, फिर हीटिंग होगी, फिर आप बोल सकते हो कि वेपर्स बनेंगी। तो कुछ इस तरीके से बार बार क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और रिपीटेड डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन को तो हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा का पूरा जो इथेनॉल है वो अपनी वेपर्स में पहुंच जाएगा, और वेपर्स फिर कहाँ चली जाएंगी, इस ट्यूब में चली जाएगी। ट्यूब में आप बोल सकते हो कि वाटर कंडेंसर से वेपर्स कंडेंस होंगी, और इस वाले फ्लास्क में आपको इथेनॉल मिल जाएगा। फिर तो आपके पास क्या बचा है, पानी बचा है। पानी भी जो है ना इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेपराइज करवा सकते हो और दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी जो बड़ी मुसीबत थी कि यार हमारे पास मिक्सचर तो बना है, दो वैसे लिक्विड कंपोनेंट्स का बना है, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कैसा है, 25 केल्विन से कम है। तो ऐसे में तो अगर एक लिक्विड को हमने हीट किया, उसकी वेपर्स तो बनेंगी ही, लगे हाथ दूसरे लिक्विड की भी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन थैंक्स टू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये समस्या का समाधान हो चुका है। ठीक है, यहां तक तो हमने रीड कर ही लिया था। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द वेपर्स राइजिंग अबव। हाँ देखो, यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। हमने क्या करा है, दो मतलब मिक्सचर लिए हैं दो लिक्विड्स के, इथेनॉल और पानी। इथेनॉल जो कि ज़्यादा क्या है, वॉलेटाइल है, इसका बीपी कितना है, 351 केल्विन है, और पानी जिसका बीपी कितना है, 373 केल्विन है। When such a liquid mixture is heated, the temperature rises slowly and the mixture starts boiling. The vapors formed mainly consist of more volatile liquid, that is ethanol, and with little of less volatile liquid, that is water. तो अब जब हमने मिक्सचर को गर्म करना शुरू किया है, मिक्सचर बॉयल होने लग गया, तो उसमें मोर वॉलेटाइल लिक्विड जो है इथेनॉल, उसकी वेपर्स ज़्यादा होंगी, और थोड़ी बहुत वेपर्स यहाँ पे किसकी होने वाली है, लेस वॉलेटाइल लिक्विड की, यानी कि पानी की। एज दीज वेपर्स ट्रैवल अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जैसे जैसे ये वेपर्स क्या होंगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर उनके ऊपर चढ़ेंगी, वहाँ जाएंगी। जो वेपर्स होंगी किसकी, पानी की, लेस वॉलेटाइल लिक्विड की, पानी की, condense more readily than those of more volatile liquid, that is ethanol। यानी कि जब वेपर्स जा रही हैं ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो पानी की जो वेपर्स होंगी वो बहुत ही रेडिली कंडेंस हो जाएंगी। वही वाली बात है ना कि बिना पास के, बिना बॉइलिंग पॉइंट की वेपर्स बन गई हैं, बिना पास के वाटर वेपर्स क्या हो चुकी हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आ चुकी है। अब उनको डर लगा रहेगा कि अरे यार कहीं फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो जैसे ही वो आगे देखेंगे कि खतरा है, तो वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और दोबारा से फ्लास्क में आकर के गिर जाएंगी कि भैया हमें नहीं जाना आगे, पकड़ जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। यही हो रहा है ना। तो पानी की जो वेपर्स होंगी वो रेडिली कंडेंस हो जाएंगी देन दोज ऑफ मोर वॉलेटाइल लिक्विड, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल की वेपर्स को कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका कंडेंसेशन नहीं होगा, थोड़ी बहुत वेपर्स कंडेंस हो भी जाएंगी, है ना, लेकिन इतनी भी नहीं होंगी, क्योंकि उनका तो स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट पहुंच ही चुका है ना। तो वहां पे तो इथेनॉल की वेपर्स तो बननी है, बनती ही जाएंगी। देयरफॉर द वेपर्स राइजिंग अबव बिकम रिचर in ethanol and the liquid flowing down becomes richer in water। तो ऊपर की तरफ जो वेपर्स चढ़ती जा रही हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वो वेपर्स किस में रिच होंगी, इथेनॉल में रिच होंगी, और नीचे की तरफ जो लिक्विड गिरता जा रहा है वो किस में रिच होगा, पानी में रिच होगा। क्या आपको इतना समझ में आया?
कि इथेनॉल की वेपर्स और पानी की वेपर्स दोनों ही बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इथेनॉल की वेपर्स को कोई डर नहीं लगा था। उनको ये था कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है तो हमारी वेपर्स का बनना तो बनता है। तो वेपर्स बनती गई, ऊपर उठती गई, थोड़ी बहुत वेपर्स कंडेंस हुई, तो वो कंडेंस होकर के आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड इथेनॉल है वो थोड़ा बहुत नीचे भी गिरेगा। लेकिन साथ में जो पानी की वेपर्स गई थी वो डर जाएंगी कि अरे यार यहाँ पे आकर के तो टेम्परेचर कम हो गया, अब यहाँ पे हमको फिर से कंडेंस होना पड़ेगा और दोबारा से नीचे गिरना पड़ेगा। तो जो पानी, जो लिक्विड नीचे गिर रहा है, उस लिक्विड में वो ज़्यादा क्या होगा, पानी होगा, और वेपर्स जो ऊपर जा रही हैं उसमें ज़्यादा कौन होगा, इथेनॉल होगा। This process of distillation and condensation is repeated at every point in the fractionating column. और fractionating column में हम बोलते हैं कि जो प्रोसेस हो रही है डिस्टिलेशन की, कंडेंसेशन की, ये आप बोल सकते हो कि रिपीट होती रहेगी। As a result of series of successive distillations, by the time the component that is ethanol is collected in a flask, और आप बोल सकते हो कि सक्सेसिव डिस्टिलेशन की सीरीज से फाइनली जो इथेनॉल है वो कलेक्ट हो जाएगा एक फ्लास्क में। When the more volatile component has completely distilled over, the temperature will again start rising, and when the boiling point of the less volatile component is reached, water starts distilling, which is collected in another flask. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक एक लिक्विड कंपोनेंट कंप्लीटली वेपोराइज ना हो जाए तब तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना होता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही पूरा का पूरा इथेनॉल वेपोराइज हो जाएगा, उसकी वेपर्स बन जाएंगी, अब फिर से जो टेम्परेचर है आप बोल सकते हो कि फ्लास्क का, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और जब टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 373 केल्विन, तब जाकर के जो पानी भरा हुआ है फ्लास्क में, वो पानी की पूरी जो वेपर्स हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी। और फिर उन वेपर्स को हम अलग से क्या करेंगे, कंडेंस करवा करके एक दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इन दिस वे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर बाय लेस देन 25 केल्विन कैन बी अचीव्ड। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैज बीन यूज्ड टू सेपरेट crude oil in petroleum industry into various useful fractions such as gasoline, kerosene oil, diesel oil, lubricating oil, etc. क्लास 8th में आपने ये पढ़ा होगा कि देखो हमारे पास एक होता है ना क्रूड ऑयल, जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, वो होता है बेसिकली पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फ़र्क होता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको कि हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। अब उस कच्चे तेल में आप बोल सकते हो कि उस कच्चे तेल से ही हम उसके सेवरल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। गैसोलीन बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाएंगे, वेसलीन बनाएंगे, जली बनाएंगे, मतलब जेल बनाएंगे, है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि और क्या बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है। तो पेट्रोलियम में, कच्चे तेल में ये सब छुपे होते हैं। तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं ताकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच करके आप बोल सकते हो कि गैसोलीन अलग हो जाए, केरोसिन ऑयल अलग हो जाए, डीजल अलग हो जाए, ये सब अलग हो जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ एयर। अब हमारी जो सराउंडिंग एयर होती है उस पर बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब मुद्दा यह है कि इन सभी गैसेस को हम सेपरेट कैसे करें। तो गैसेस को सेपरेट करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि आपके पास ये जो सराउंडिंग एयर है ना, इस सराउंडिंग एयर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंप्रेस करते हैं, यानी कि एक प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर आपने लगा दिया और साथ ही साथ टेम्परेचर आपने कम कर दिया। तो इंक्रीज्ड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर, ये दोनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस। यहाँ पे हमने क्या लिया है, गैसेस का एक मिक्सचर लिया, यहाँ पे हमने एयर ली है। तो एयर के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, जब हम एयर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट है ना, तो जब हम एयर में प्रेशर लगाएंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो सीधे की सीधे क्या हो जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ड्राई गैस को सेपरेट आउट कर लेंगे।
अब जो हमारे पास एयर है उसमें आप बोल सकते हो कि 3 गैसेस है। कौन कौन सी? एक आर्गन है, एक नाइट्रोजन है और तीसरी कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने एक एयर के ऊपर, सराउंडिंग एयर के ऊपर प्रेशर लगाया, उसको ठंडा किया टेम्परेचर को कम करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर हो गई ड्राई आइस के फॉर्म में। अब जो बाकी की तीनों गैसेस बनी वो क्या हो गई? लिक्विफाई हो गई। भाई हम करना क्या चाह रहे थे? हम एयर को लिक्विफाई करना ही चाह रहे थे, तभी तो हमने प्रेशर लगाया था, टेम्परेचर कम किया था। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई और वो सीधे की सीधे ड्राई आइस के फॉर्म में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो गई। जो तीनों गैसेज होंगी वो क्या हो जाएंगी? बेसिकली लिक्विफाई हो जाएंगी। अब इन तीनों ही आप बोल सकते हो कि लिक्विड गैसेस को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से सेपरेट कर लिया जाता है। सबसे पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कौन पहुंचेगी? आर्गन, फिर पहुंचेगी नाइट्रोजन और सबसे आखिरी में आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो अब हमारे पास जो 3 गैसेस का, 3 लिक्विफाइड गैसेस का जो मिक्सचर था, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, उसमें हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये तीनों अलग हो जाती हैं। सबसे पहले मिलती है आर्गन, सबसे पहले मिली थी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में मिली आर्गन, फिर मिली नाइट्रोजन और सबसे आखिर में कौन बचती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम अपनी एयर में से गैसेस को जो है सेपरेट करते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? चलिए, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। तो इसी के साथ में आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कंसेप्ट है वो भी होता है खत्म। अब हम आ जाते हैं एक और टेक्निक के ऊपर जिसका नाम है क्या? क्रोमैटोग्राफी। देखा जाए तो क्रोमैटोग्राफी आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है प्योरिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। भाई मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम बहुत सारी टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं, बल्कि कभी कभी तो प्योरिफिकेशन के लिए भी हम सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। याद करो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमें प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो प्योरीफाई करने के लिए, एक इम्प्योर कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए, उसके क्रिस्टल्स बनवाने के लिए भी हम क्या करते हैं? सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो जो क्रोमैटोग्राफी है ये एक बहुत ही एडवांस्ड, काफ़ी मॉडर्न टेक्निक है जिसका कि हम यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। अब मॉडर्न बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सालों पहले ही जो है ना ये मतलब जो क्रोमैटोग्राफी है ये आई है, नहीं। 1906 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक इटालियन या रशियन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, प्लांट में जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या पड़ गया है? क्रोमैटोग्राफी। क्योंकि जो क्रोमा वर्ड है ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा, KROMA, क्रोमा, इससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले 1906 में जो बॉटनिस्ट थे, अब वो इटालियन थे, रशियन थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ उन्होंने क्या करा था, प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? क्रोमैटोग्राफी पड़ गया है। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है और इतनी एडवांसमेंट होती जा रही है टेक्नोलॉजी में, तो क्रोमैटोग्राफी की भी कई टाइप्स की होने लगी है। कि एक होती है पेपर क्रोमैटोग्राफी, है ना, अलग अलग टाइप की क्रोमैटोग्राफी होती है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है किसको? पेपर क्रोमैटोग्राफी को। और ये सबसे आसान क्रोमैटोग्राफी होती है टेक्निक, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती ही नहीं है। कैसे? अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन adsorption of different substances on the surface of a solid medium. The technique of separating the components of a mixture in which separation is achieved by the differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of a mobile phase. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। देखो हमारे पास सपोज 2 से 3 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब ये 2-3 मान लो, ये जो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आए हैं, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो है ना एक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। तीनों के तीनों कंपोनेंट्स केवल एक ही सॉल्वेंट में जाके क्या हो रहे हैं? सॉल्युबल हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है? अलग अलग है। यानी कि हो तो
तीनों सब्सटेंसेस रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज, लेकिन जो एक सब्सटेंस है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रेडिली सॉल्युबल हो जाता है सॉल्वेंट में कि उसको जहाँ वो सॉल्वेंट दिखा नहीं तुरंत जा करके उसमें घुल जाएगा। जो दूसरा सब्सटेंस है वो भी सॉल्युबलाइज हो जाता है सॉल्वेंट में, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी पहले वाले सब्सटेंस से थोड़ी सी कम है, यानी कि वो होता तो है सॉल्युबल सॉल्वेंट में जाकर के, लेकिन थोड़ा धीरे से, आहिस्ते से, आराम से। और जो तीसरा सब्सटेंस है वो भी सॉल्युबलाइज हो जाएगा सॉल्वेंट में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सॉल्युबल होने में। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन सब्सटेंसेस हैं, तो तीनों ही सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है एक सॉल्वेंट में वो कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक सब्सटेंस रेडिली सॉल्युबलाइज हो सकता है और दूसरा सब्सटेंस आप बोल सकते हो कि थोड़ी देर बाद सॉल्युबलाइज होगा, उसको टाइम लगेगा घुलने में। इतना क्लियर है? चलो, अब होता क्या है, जब ऐसे हम तीन कंपोनेंट्स के ऊपर सॉल्वेंट को फ्लो करवाते हैं तो वो वाला कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में रेडिली सॉल्युबल हो जाता है, वो मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं A, B और C, ये तीनों ही कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इन तीनों ही कंपोनेंट्स के ऊपर मैंने क्या किया है, सॉल्वेंट को गिरा दिया है, सॉल्वेंट को मैंने क्या करवाया है, फ्लो करवाया है। तो ये कंपोनेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, ये क्या करेगा, तुरंत इसके साथ जो है, तुरंत इसके साथ ऊपर चढ़ जाएगा और बहने लग जाएगा, बिल्कुल इन नो टाइम। जो दूसरा वाला कंपोनेंट है ये भी सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होता है, लेकिन थोड़ा धीरे से। तो क्या होगा, ये भी सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस तीसरे वाले कंपोनेंट की, तो कहने को तो ये भी सॉल्वेंट में कैसा था, सॉल्युबलाइज हो जाता था, लेकिन और देर में। तो ये भी ऊपर जाएगा सॉल्वेंट के, लेकिन और थोड़ी देर में ऊपर जाएगा। तो इनिशियली आपके पास तीन कंपोनेंट्स का एक बहुत ही प्रॉपर मिक्सचर बना हुआ था, लेकिन इन मिक्सचर को, इस मिक्सचर में से तीनों कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कैसे किया, तो उनकी सॉल्युबिलिटीज के ऊपर, उनकी सॉल्युबिलिटीज के हिसाब से, या आप ये बोल सकते हो कि उनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उनके हिसाब से हमने क्या करा, तीनों ही कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये तो सॉल्वेंट के साथ तुरंत क्या होगा, ऊपर जाने लग जाएगा, ये थोड़े धीरे से फ्लो करेगा, और ये तो सबसे स्लोवेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड मीडियम। The technique of separating the components of a mixture in which separation is achieved by the differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of a mobile phase. तो क्रोमेटोग्राफी में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंशियल मूवमेंट हो रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का थ्रू अ स्टेशनरी फेज। बेसिकली आप देखो क्रोमेटोग्राफी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप एक क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर लेते हो, जो कि स्पेशल टाइप का एक फिल्टर पेपर होता है। तो वो क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है, और जो सॉल्वेंट जा रहा है वो क्या होता है, बेसिकली मोबाइल फेज होता है। ठीक है, चलो इसको हम समझते हैं कैसे, इस एग्जाम्पल से। टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर बोलते हैं। यूजिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल, जैसे कि आपके पास ये क्या है, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। आपके पास ये क्या है, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ठीक है। नीचे से, बॉटम से हम 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हैं। गैप छोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, स्केल से यहाँ पे एक पेंसिल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आई बात समझ में कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, उसमें हमने क्या करा है, बॉटम से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ऊपर उठे हैं और यहाँ पे हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंक का एक ड्रॉप लेंगे और बिल्कुल ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा होगा ना इस लाइन का, लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम क्या करेंगे, बस एक ड्रॉप डाल देंगे इंक का। इंक हमने क्यों ली है, क्योंकि देखो होता क्या है, इंक में आप बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इंक में एक सॉल्वेंट होता है और एक सल्यूट होता है। सॉल्वेंट मैंने आपको बताया है क्या होता है, वाटर होता है। और अगर मैं बात करूं सल्यूट की, तो सॉल्यूट में आप बोल सकते हो कि कलर होता है,
या उसको आप डाई भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो कलर और डाई है ना, ये केवल एक ही नहीं होता है, 2-3 कलर्स या 2-3 डाइज एक साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कलर्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। और यही कलर्स का मिक्सचर या आप बोल सकते हो कि पिगमेंट्स का मिक्सचर पानी में डिसॉल्व होता है और तब जाके बनती है क्या, एक इंक। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि इंक में जो भी कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी कलर्स, जो भी डाइज प्रेजेंट हैं अलग अलग, उनको हम एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं। कहने को तो ब्लैक इंक में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ब्लैक पिगमेंट ही है, ब्लू इंक में केवल ब्लू पिगमेंट ही है, रेड इंक में केवल रेड पिगमेंट ही, जबकि ऐसा नहीं होता है। 2-3 और कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और तब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं और तब जाके क्या बनती है, एक स्पेसिफिक इंक बनती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक के सभी कलरफुल पिगमेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, क्रोमेटोग्राफी पेपर में बॉटम से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन ड्रॉ करके एकदम बीचों बीच हम क्या कर रहे हैं, इंक की बस एक ड्रॉप पुट कर रहे हैं। ठीक है ना। Using a pencil, draw a line across the width of the filter paper at about 3 cm from the bottom. Put a small drop of ink from a sketch pen या fountain pen at the corner of this line and let it dry. और इसको हम क्या करेंगे, मतलब अब पेपर में आपने क्या करा है, इंक डाली है, तो उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। और यही पानी क्या होता है, बेसिकली मोबाइल फेज होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मूव करने वाला है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है हमने, मोबाइल फेज। ठीक है, तो हमने बीकर लिया, उसमें हमने डाला पानी। अब इस पानी में हम क्या करने वाले हैं, अपना क्रोमेटोग्राफी पेपर डालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, उसकी बॉल बनाई, उसमें फेंक दी पानी में, ऐसा नहीं होता। ये जैसा आपको अपैरेटस दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है कि बीकर है, पानी है, पानी में आप क्या करोगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर डालोगे। कैसे डालोगे, तो क्रोमेटोग्राफी पेपर का जो बॉटम है, जिससे कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने क्या करा था, लाइन बना करके इंक का एक स्पॉट डाला हुआ था, इंक का एक ड्रॉप डाला हुआ था, उसी वाले बॉटम को आप क्या करोगे, बस जरा सा पानी से टच करवाओगे। तो बीकर में आपने बहुत ही कम पानी लेना है और क्रोमेटोग्राफी पेपर को कुछ ऐसे रखना है बीकर में कि क्रोमेटोग्राफी पेपर का जो बॉटम है वो बस क्या करे, टच करे पानी को। ये नहीं कि पूरा का पूरा डुबो ही देना है पानी में, डुबोना नहीं है, बस टच करवाना है क्रोमेटोग्राफी पेपर के बॉटम को, किसके साथ, पानी के साथ। और फिर इसके बाद में इसको छोड़ देना है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे एक रस्सी बांधी जाती है, रस्सी में जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो फंसा दिया जाता है ताकि पेपर एज इट इज जो है ना वो आप बोल सकते हो कि रहे, पूरा का पूरा पानी में जाकर के गिर ना जाए, वरना क्रोमेटोग्राफी नहीं हो पाएगी। और फिर ऊपर से हम बोलते हैं कि इसको एक लिड से ढक भी दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से जो पानी है वो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो हमने इंक की ड्रॉप डाली हुई है, इस इंक की ड्रॉप में क्या होता है, बेसिकली पानी तो होगा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट्स इस इंक में प्रेजेंट हैं। सपोज रेड कलर का पिगमेंट है, ब्लू कलर का पिगमेंट है, एग्जाम्पल दे रही हूं, और पिंक कलर का पिगमेंट है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम मान के चलते हैं कि एक ब्लैक इंक में या एक स्केच पेन की इंक में 3 कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और ये तीनों ही कलरफुल पिगमेंट्स पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। अब देखो क्या होगा, ये कैपिलरी एक्शन से जैसे ही पानी ऊपर उठेगा, ये पानी कहाँ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर में। क्रोमेटोग्राफी पेपर में कहाँ जाएगा, तो ये जो इंक की ड्रॉप आपने डाली थी ना, इसी इंक की ड्रॉप में पानी क्या होगा, जाएगा। अब जैसे ही इंक ड्रॉप में पानी पहुंचा, ये जो आप बोल सकते हो कि रेड कलर का जो पिगमेंट है ना, ये हो जाएगा सुपर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि रेड कलर का जो पिगमेंट होता है वो रेडिली सॉल्युबल होता है, किसमें, पानी में। तो ये तो इतना खुश होगा कि इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। तो होगा क्या भाई, पानी तो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा ना। तो जैसे ही पानी इंक ड्रॉप के पास पहुंचा, तो इंक ड्रॉप में जो पिंक पिगमेंट प्रेजेंट था वो पानी में जाकर के तुरंत से डिसॉल्व हो जाएगा। अब जहां 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 पानी जाएगा वहां 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 साथ में पिंक कलर का पिगमेंट भी जाएगा। चला गया।
अब इसके बाद में क्या हुआ, इस इंक ड्रॉप में आप बोल सकते हो कि पिंक, मैंने कौन सा लिया था, पिंक लिया था या रेड लिया था, चलो पिंक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये जो पिंक कलर का पिगमेंट है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है पानी में, तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा उसके साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि पिंक कलर का पिगमेंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर ये जो रेड कलर का पिगमेंट होगा, ये रेड कलर का पिगमेंट भी तो पानी में सॉल्युबल है ना, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ऐसा नहीं कि पानी में ये नहीं घुलेगा, ये घुलेगा लेकिन थोड़ी देर बाद घुलेगा, तो ये भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और आप बोल सकते हो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और थोड़ा धीरे से ऊपर चढ़ेगा। ये जो पिंक कलर का पिगमेंट है ये तो भाई सुपर एक्साइटेड, ये तो पानी गया नहीं आगे कि उसके साथ ही साथ जाना है बिल्कुल इसको, ये थोड़ी देर में ऊपर चढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे ब्लू कलर के पिगमेंट की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे कम है, तो ये भी सॉल्युबल होगा लेकिन बहुत ही धीरे से होगा, आराम से होगा। और आराम से होने का क्या मतलब है कि बहुत ही आखिरी में क्या होगा, ये ऊपर चढ़ेगा। तो जब आपके पास सिंपल एक इंक की ड्रॉप थी, उस ड्रॉप में आपको ये सभी के सभी कलरफुल पिगमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आपने क्रोमेटोग्राफी करवाई तो आप देख सकते हो कि क्रोमेटोग्राफी पेपर पे तीनों की तीनों जो कंपोनेंट कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, कि पिंक कलर का जो पिगमेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है पानी में, सॉल्वेंट में, तो वो रेडिली सॉल्युबलाइज हो जाता है। और जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा उसके साथ ही साथ पानी के साथ में, भाई पानी में घुल गया है ना, तो जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे पिंक कलर का पिगमेंट भी जाएगा। रेड कलर का जो पिगमेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो ऐसा नहीं कि पानी में वो डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन थोड़ी देर बाद होगा, तो वो भी ऊपर चढ़ेगा लेकिन थोड़ी देर बाद। और ब्लू कलर का पिगमेंट सबसे आखिरी में सॉल्युबल होगा और सबसे आखिरी में ऊपर चढ़ेगा। तो देखो तीनों के तीनों पिगमेंट क्या हो चुके हैं, आपस से सेपरेट हो चुके हैं। अब ये एग्जाम्पल था, अब असली का क्रोमेटोग्राफी पेपर आप देख सकते हो। ये एक ब्लैक इंक आपने जो यहाँ पे रखी थी, उस ब्लैक इंक में कितने सारे पिगमेंट थे। सबसे ऊपर जो आपको येलो कलर का पिगमेंट दिखाई दे रहा है, ये इस येलो कलर के पिगमेंट की सॉल्युबिलिटी आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा है पानी में। इसीलिए जैसे ही पानी पहुंचा कैपिलरी एक्शन से इंक ड्रॉप में, सबसे पहले जाकर के येलो पिगमेंट उसमें डिसॉल्व हुआ, सॉल्युबल हुआ, और जैसे जैसे पानी ऊपर जा रहा है, देखो ना पानी यहां तक ऊपर गया है तो येलो कलर का जो पिगमेंट है वो भी एकदम ऊपर तक गया है, कि जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां येलो का पिगमेंट भी जाएगा। फिर उसके नीचे आपको रेड कलर का पिगमेंट दिखाई दे रहा है, फिर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, फिर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और फिर अल्टीमेटली वॉयलेट कलर का पिगमेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, सबसे नीचे जो पिगमेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है पानी में। तो ऐसा नहीं कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं हुआ, हुआ आखिरी में हुआ, इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं गया। आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। चलिए, तो इसी के साथ में जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो भी होती है खत्म, और अब हम आ जाते हैं अपनी एक लास्ट सेपरेशन टेक्निक के ऊपर, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड, द लाइटर पार्टिकल्स stay on the surface of the liquid while the heavier particles are forced to the bottom of the liquid। देखो कई बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन में, मिक्सचर में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर के पोर्स को वो क्रॉस कर जाते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, दूध की, दूध क्या है, एक इमल्शन है ना, पानी में आप बोल सकते हो कि फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दूध को आप कितना भी छान लो, क्या दूध को छानने से वो जो दूध में जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो अलग हो जाते हैं? नहीं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो आराम से फिल्टर पेपर के पोर्स को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पे तो सेपरेशन हुआ नहीं कंपोनेंट्स का, फिर कैसे करेंगे? तो हम लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर को इतने तेज़ी के साथ, हाई स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है। इस रोटेशन से क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइटर पार्टिकल्स आप बोल सकते हो कि लिक्विड के सरफेस पे रहते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड, और वो लिक्विड के बॉटम में आ जाते हैं। तो हल्के पार्टिकल्स ऊपर, भारी पार्टिकल्स नीचे, हो गया क्या, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन। बढ़िया एग्जांपल क्या है, मिल्क का है। मिल्क को हाई स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में।
जिससे क्या होता है, जो हल्के फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, वो बेसिकली एक क्रीम बना लेते हैं और सरफेस पे ही रहते हैं। और जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के, वो आप बोल सकते हो कि जो भी मिक्सचर आपने लिया, जो मिल्क आपने लिया है, उसके बिल्कुल बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो ऊपर पूरी क्या आ चुकी है, दूध की क्रीम आ चुकी है, और नीचे नीचे आप बोल सकते हो कि मिल्क के हेवी पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है ना, हम मिल्क की अलग अलग वेराइटीज़ बना सकते हैं। कि एक होता है फुल फैट या फुल क्रीम वाला दूध, जिसमें कि दूध में बहुत ज़्यादा ही क्रीम होती है। और एक आप बोल सकते हो कि स्किम्ड मिल्क होता है, जिसमें कि क्रीम हटा दी जाती है। क्रीम हटा दी मतलब क्या, फैट हटा। बेसिकली क्रीम बनी कैसे है, जो फैट पार्टिकल्स हैं मिल्क के, वही तो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और क्रीम बना लेते हैं। अब क्योंकि क्रीम हल्की है, फैट पार्टिकल्स हल्के हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि वो मिल्क में ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि हाँ, तो हम मिल्क की अलग अलग वैरायटीज़ बना सकते हैं। कि अगर किसी को फुल फैट फुल क्रीम वाला दूध चाहिए है, तो दूध में से क्रीम को हटाए मत। अब किसी को टोन्ड मिल्क चाहिए है, डबल टोन्ड मिल्क चाहिए है, स्किम्ड मिल्क चाहिए, जिसमें कि क्रीम फैट थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसके कारण जो भी क्रीम होती है दूध की, अगर किसी को बिना फैट वाला दूध चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी क्रीम को बाहर निकाल लेते हैं कि अब जो दूध है वो पी लो, बिना क्रीम का है, बिना फैट का है। किसी को थोड़ा बहुत ही फैट चाहिए है ना, तो मैक्सिमम फैट क्रीम निकाल दी जाती है और थोड़ा बहुत जो फैट है, जो क्रीम है, उसको दोबारा से दूध में मिक्स कर दिया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, as a result separation occurs and the cream is collected from the outlet provided near the top of the centrifugation machine, while जो मिल्क है उसको मशीन के बॉटम में जो आउटलेट दिया जाता है वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस मिक्सचर में दो अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर के ऊपर रह जाते हैं। Now, by using the technique of centrifugation, different varieties of milk are prepared. The technique of centrifugation is used in the diagnostic laboratories for blood and urine test. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स जो है ना कम हो गई हैं, तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही हैं। अब हमारा ब्लड खुद क्या है, एक कोलॉइड है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा वगैरह है। अब मुद्दा ये है कि अगर इस ब्लड में से केवल किसी को प्लेटलेट्स ही चाहिए हैं, तो ब्लड में से ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाए, तो अगेन हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। पूरा ब्लड आपको ऐसा रेड कलर का दिखाई देता है। जब आप अपना खून देखते हो तो क्या आपको उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा अलग अलग दिखाई देता है? नहीं ना। तो ब्लड आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हम डालते हैं कहाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। जैसे ही इसको हम डालते हैं और जो मशीन है वो हाई स्पीड के साथ घूमती है, घूमने के बाद में क्या होता है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड अपने कंपोनेंट्स में कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। सबसे ऊपर आप बोल सकते हो कि आपको लेयर दिखाई देगी किसकी, प्लाज्मा की, और सबसे नीचे आपको लेयर दिखाई देगी किसकी, आरबीसीज की, और दोनों के बीच में आप बोल सकते हो कि आपको वाइट सेल्स दिखाई देंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, तो इनको हम आपस से सेपरेट कैसे करें, कुछ इस तरीके से कि सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे ऊपर आपको प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की लेयर मिलती है, सबसे नीचे आरबीसीज की, और बीच में आप बोल सकते हो कि वाइट सेल्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अच्छा, ये होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन। ठीक है ना। ये जो आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब होल्डर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं टेस्ट ट्यूब होल्डर में हम टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं और फिर मशीन का ढक्कन बंद करके बटन ऑन कर देते हैं, तो मशीन फटाफट से जो है घूमती है तो फिर जो कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, है ना। गीले कपड़ों से पानी को सुखाने के लिए, झड़ाने के लिए वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज़ होता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि मशीन में कपड़े कैसे सूखते हैं, मशीन बहुत ही तेज़ी के साथ, तेज़ स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ रोटेट करती है, तो जो कपड़े हैं वो एकदम साइड में फेंका जाते हैं और उनसे जो पानी है वो बाहर निकल आता है, जिस पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो मशीन में जो कपड़े सूख रहे हैं वो भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही एक एप्लीकेशन है। तो
तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करोगे, विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे? तो गूगल पे टाइप करना magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके आप उसको सर्च करोगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब यहाँ पे आपको NTSC का भी ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही NTSC के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, टैप करोगे, आपके सामने NTSC के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप केमिस्ट्री सेक्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने खुल जाएगा क्या, NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का, कि भाई साइंस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी में कौन से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन से पढ़ने हैं, फिजिक्स में कौन से पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू का ही वीडियो देखोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने खुल जाएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। अब वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ है कि यार हमें आज ही से क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर, तो केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका जो पहला लेक्चर होगा ना, वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हमें एक और लेक्चर देखना, तो आप क्या करोगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये टाइम टेबल है आपकी NTSC क्लासेस का। फ्राइडे टू सैटरडे संडे आपकी क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से साइंस लगना शुरू हो जाती है। तो साइंस पढ़ने के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह 10 बजे से आ जाया करिए मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।